गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार, जियोग्राफी लेक्चरर। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज हम 12th क्लास जियोग्राफी के अध्याय 3 जनसंख्या संगठन, विश्व जनसंख्या संगठन के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं, ठीक है, और जनसंख्या संगठन का तात्पर्य क्या होता है, जनसंख्या संगठन किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, इसके उद्देश्य क्या है, इन बिंदुओं पर चर्चा की थी। साथ ही हमने लिंगानुपात का अध्ययन किया था। तो आज की इस वीडियो में हम लिंगानुपात की प्रमुख विशेषताएं और उसके अलावा हम आयु संरचना से जुड़ी हुई कुछ बातें जानेंगे या उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं लिंगानुपात की कुछ विशेषताएं। लिंगानुपात की प्रमुख विशेषताएं। लिंगानुपात की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले हम यह जानते हैं विश्व का औसत जो लिंगानुपात है, विश्व का औसत लिंगानुपात 2004 की गणना के अनुसार, 2004 की जनगणना के अनुसार विश्व में स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच में जो अनुपात है वह अनुपात कितना है, तो वह अनुपात है 2004 की जनगणना के अनुसार 985। 2004 की जनगणना के अनुसार विश्व की जो जनगणना है, उस जनगणना के अनुसार 2004 में विश्व का जो औसत लिंगानुपात था वह 985 था। वहीं भारत का 2011 की जनगणना अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या रहा, ठीक है, तो भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 943, कई स्थानों पर 940 भी लिखा होता है, ठीक है, तो 943। भारत में 943 है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 943 है। जबकि विश्व का 2004 की जनगणना के अनुसार है। और पिछले वीडियो में हमने जो लेटेस्ट जनगणना थी उसके आधार पर देखा था, जो 1002 था, ठीक है, वहां पर 1002 था। ये 2004 की जनगणना के अनुसार है। इसके आगे देखते हैं राजस्थान है। भाई राजस्थान में रहते तो जनगणना की बात हो रही है, तो राजस्थान का जनगणना जो घनत्व है वह भी जानना जरूरी है। राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार 928 स्त्रियां है 1000 पुरुषों के पीछे। तो ये था विश्व, भारत और राजस्थान। यहाँ पर ध्यान रखना ये 2004 के अनुसार है, जबकि जो लेटेस्ट है नवीनतम है वह 1002 है, ठीक है। इसके बाद दूसरी विशेषता देखते हैं कि लिंगानुपात किन क्षेत्रों में नियंत्रित रहता है या किन क्षेत्रों में अनियंत्रित होता है। तो जिन क्षेत्रों में स्त्री पुरुष भेदभाव अधिक होता है, जिन क्षेत्रों में स्त्री पुरुष भेदभाव अधिक होता है
उन क्षेत्रों में लिंगानुपात अनियंत्रित होता है। अनियंत्रित होता है। स्त्री पुरुष भेदभाव से तात्पर्य है पुरुषों को प्रायता अधिक देना, स्त्रियों को प्रायता कम देना, या स्त्रियों के प्रतिकूल व्यवहार करना। तो जिन क्षेत्रों में स्त्री पुरुष भेदभाव अधिक होता है वहां लिंगानुपात अनियंत्रित होता है, एवं उन क्षेत्रों में सदैव लिंगानुपात स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। जहां पर स्त्री और पुरुष में भेदभाव ज्यादा बढ़ता जाएगा उन क्षेत्रों में लिंगानुपात हमेशा अनियंत्रित होता है और हमेशा ही सदैव ही स्त्रियों के प्रतिकूल होगा। इन क्षेत्रों में जो लिंगानुपात है वह स्त्रियों के प्रतिकूल रहने के पीछे कारण है कन्या भ्रूण हत्या। इन क्षेत्रों में कन्या भ्रूण हत्या, स्त्रियों पर अत्याचार, स्त्री अत्याचार, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी अनेक प्रकार की कुरीतियां या अनेक प्रकार के ऐसे जो वर्तमान में जैसे घरेलू हिंसा, इस प्रकार की अनेक प्रताड़ित करने वाली प्रथाएं या रीतियां इन क्षेत्रों में ज्यादा अधिकांश होती है। इस वजह से इन क्षेत्रों में जो स्त्री लिंगानुपात है वह स्त्रियों की जो संख्या है वह पुरुषों की संख्या के मुकाबले हमेशा कम रहती है और इन क्षेत्रों में लिंगानुपात अनियंत्रित होकर स्त्रियों के प्रतिकूल हो जाता है। तीसरी चीज है जो लिंगानुपात की सबसे ज्यादा समस्या है वह जो विकसित देश है उन विकसित देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के पक्ष में होता है एवं विकासशील जो देश है उन विकासशील देशों में यह पुरुषों के पक्ष में होता है। अर्थात विकसित देशों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक पाई जाती है, जबकि विकासशील जो देश है विकासशील देशों में स्त्रियों की संख्या कम पाई जाएगी। वहां पर लिंगानुपात स्त्रियों के प्रतिकूल पाया जाएगा और वहां पर पुरुष जनसंख्या जो है वह अधिक पाई जाएगी। इसका प्रमुख कारण जो है इसका एक विकासशील देशों में स्त्री संख्या कम होने का एक प्रमुख कारण है प्रजनन के समय मातृ मृत्यु दर अधिक होना। जो विकासशील देश है अधिक होना, उन विकासशील देशों में एक तो जो बाल विवाह करवा दिया जाता है, उस बाल विवाह करवा दिए जाने की जो बाल विवाह की प्रथा अधिकांश विकासशील देशों में प्रचलित होती है, तो कम उम्र में विवाह कर देने के कारण स्त्री का जो शारीरिक बनावट है या शारीरिक क्षमता है वह प्रजनन की नहीं होती है, किंतु विवाह होने के कारण बाल विवाह होने के कारण वह समय से पहले प्रजनन कार्य में लीन हो जाती है और प्रजनन के समय अधिकांशतः मातृ मृत्यु दर हो जाती है। और दूसरी चीज है
विकासशील देशों में चिकित्सा सुविधाओं का भी अभाव पाया जाता है और उचित समय पर प्रजनन के समय माता और शिशु को समय पर उचित चिकित्सा प्राप्त नहीं होने के कारण भी वहां पर मातृ मृत्यु दर की जो संख्या है वह ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा दूसरी अगली बात जो है वह है विश्व के जो विभिन्न देश है, विश्व के विभिन्न देशों में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र जो है वहां पर भी लिंगानुपात में अंतर पाया जाता है। ये बात हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। इसी बात पर एक चीज रह गई थी कि जो विकसित देश है, विकसित देशों में जो विकसित देश है और जो विकासशील देश है, उन विकसित देशों में अधिकांश जो विकसित देश है वह पश्चिमी देशों के नाम से भी जाने जाते हैं। तो विकसित देश है, उन विकसित देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है, जबकि जो विकासशील देश है, उन विकासशील देशों में जो ग्रामीण क्षेत्र है, उन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या अधिक होती है। तो ये भी एक प्रमुख अंतर होता है कि ग्रामीण क्षेत्र जो है, उन ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्र में जो लिंगानुपात में अंतर पाया जाता है वह भी विकसित और विकासशील देशों में अलग अलग है। विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या अधिक और विकसित देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है, जबकि विकासशील देश है वहां पर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की संख्या अधिक। और उसी तरह से नगरों में देखें तो विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या में पुरुषों की संख्या कम और विकासशील देशों में जो विकासशील देश है, उन विकासशील देशों में नगरों में पुरुषों की संख्या अधिक और महिलाओं की संख्या कम पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण है जो स्त्रियां है, विकसित देशों में स्त्रियां है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली स्त्रियां भी रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की तरफ प्रवास कर जाती है, जबकि विकासशील जो देश है, उन विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपने कृषि से जुड़े हुए व्यवसायों में कार्य करती है और पुरुष जनसंख्या है वह प्रवास रोजगार के लिए शहरों की तरफ, नगरों की तरफ प्रवास कर जाता है। अब अगला बिंदु देखते हैं हम, आयु संरचना किसे कहते हैं यह देखते हैं हम। आयु संरचना जो लिंगानुपात या जनसंख्या संगठन है, उस जनसंख्या संगठन का एक अहम महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। क्योंकि आयु संरचना का तात्पर्य क्या है, पहले तो हम वह देख लेते हैं। आयु संरचना का अर्थ किसी क्षेत्र में उपलब्ध कुल जनसंख्या, किसी क्षेत्र में उपलब्ध कुल जनसंख्या का
अलग आयु वर्गों में वर्गीकृत अध्ययन जो है आयु संरचना कहलाता है। आयु संरचना कहलाता है। अथवा जनसंख्या में अलग अलग आयु वर्गों को आयु संरचना भी कहते हैं, क्योंकि जनसंख्या जो है वह अलग अलग आयु वर्गों के लोगों से मिलकर बनी होती है, बनी होती है। ठीक है, तो अलग अलग वर्गों से मिलकर बनी होती है, तो उसका जो संगठन होता है उसी को हम आयु संरचना या आयु संगठन कहते हैं। ठीक है, आयु संरचना ज्ञात करने के पीछे उद्देश्य क्या है? आयु संरचना का अध्ययन करने के लिए मूल उद्देश्य है जनसंख्या में अलग आयु वर्गों की पहचान करना। ये तो छोटा सा उद्देश्य हो गया, अलग अलग वर्गों की पहचान करना। अब अलग अलग वर्गों की पहचान करने की आवश्यकता क्यों है? विशेष रूप से जनसंख्या जो संरचना है उसे 3 आयु वर्गों में बांटा जाता है। आयु संरचना अध्ययन के लिए जनसंख्या को जनसंख्या को 3 आयु वर्गों में बांटा जाता है, बांटकर या वर्गीकृत कर अध्ययन किया जाता है। अब 3 आयु वर्गों में किस प्रकार से बांटेंगे, इसका कोई मापदंड होना चाहिए। इसका वैसे विश्व के किसी भी देश में कोई निश्चित मापदंड नहीं है, लेकिन फिर भी एक पॉइंट ले लिया जाता है 15 से 60 वर्ष। ठीक है, इस 15 से 60 वर्ष को पॉइंट मानकर इसे 3 वर्गों में बांट दिया जाता है। तो पहला वर्ग होता है 0 से 14 वर्ष आयु। ठीक है, 0 से 14 वर्ष की आयु के जो लोग होते हैं क्या, ठीक है, इन्हें हम वयस्क, तरुण अथवा बाल वर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, वयस्क, इसे बाल वर्ग की तरुण, वयस्क या बाल वर्ग के नाम से जानते हैं। दूसरा वर्ग जो है, ठीक है, यह 15 से 60, इसको आधार माना है, तो इस आधार पर 15 से 59 वर्ष का आ जाएगा। ठीक है, इसे हम प्रौढ़ अथवा कार्यशील
प्रौढ़ अथवा कार्यशील जनसंख्या के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो वर्ग है वह है 60 वर्ष या उससे अधिक। अब यह 3 आयु वर्गों में जब उपलब्ध जनसंख्या को विभाजित कर वर्गीकृत कर दिया जाता है तो इसके बाद इसका मूल जो उद्देश्य है वह उद्देश्य प्रारंभ होता है। वह मूल उद्देश्य क्या है? जनसंख्या में जो 0 से 14 वर्ष की आयु के जो बाल वर्ग या वयस्क या तरुण जो जनसंख्या है वह जनसंख्या पराश्रित जनसंख्या होती है। ठीक है, यह जनसंख्या कौन सी होती है? पराश्रित। यह जनसंख्या दूसरों पर आश्रित होती है। दूसरों पर आश्रित से तात्पर्य है माता पिता या अभिभावक या देश, सब पर जो भी लागू होता है, माता पिता, देश या अभिभावक उन पर आश्रित होती है। यह स्वयं कुछ भी नहीं कर सकते। इनके लिए जो खर्चा करना होता है, ठीक है, वह खर्चा इनके माता पिता, अभिभावक या राष्ट्र को करना होता है, जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, इनके लालन पालन का है। तो यह आश्रित जनसंख्या है। इस आश्रित जनसंख्या या पराश्रित जनसंख्या की गणना करना पता होना आवश्यक है ताकि देश इस बाल वर्ग के विकास या इसके कल्याण के लिए कुछ योजनाएं बना सके। दूसरा है 15 से 59 वर्ष। ठीक है, 15 से 59 वर्ष। इससे पहले ये जो पराश्रित जनसंख्या है, यह जनसंख्या किसी भी देश की, अगर यह जनसंख्या किसी देश में कब अधिक होगी? जब उस देश में जन्म दर अधिक होगी। जब उस देश में जन्म दर अधिक होगी तो उस देश में यह बाल वर्ग की जो आयु है, जो बाल वर्ग की जनसंख्या है, वह सर्वाधिक पाई जाएगी। ठीक है, जन्म दर के साथ जुड़ी हुई है। दूसरी है 15 से 59 वर्ष, जिसे प्रौढ़ या कार्यशील जनसंख्या भी कहते हैं। प्रौढ़ या कार्यशील जनसंख्या सरकार का मूल ध्येय होता है इस जनसंख्या को कैप्चर करना, इस जनसंख्या का आकलन करना। तो इस जनसंख्या का आकलन करने के लिए सरकार को इन दोनों जनसंख्याओं का आकलन और करना होता है। इस जनसंख्या का आकलन क्यों किया जाता है? क्योंकि यह कार्यशील जनसंख्या होती है। यह सरकार को कमा कर देती है। कमा कर कैसे देगी? ये जो भी कार्य करेगी उस कार्य के बदले यह इनकम टैक्स देगी। ठीक है, तो यह कर, हिंदी में कहे तो कर, इनकम टैक्स देगी। तो इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, बहुत सारे जो भी टैक्सेस है वह सरकार को देगी। तो सरकार को कमाई किससे होगी? इस जनसंख्या से होगी। तो इस जनसंख्या का पता करना होता है, इसके लिए इन बाकी के 2 जनसंख्याओं का और आकलन करती है। और तीसरे प्रकार की जो जनसंख्या होती है उस जनसंख्या जिसे वृद्ध जनसंख्या कहते हैं। तो वृद्ध जनसंख्या जो है वह सरकार पर इस वृद्ध जनसंख्या के चिकित्सा और अन्य प्रकार के जो पेंशन है, चिकित्सा है, पेंशन है, इन कार्यों पर सरकार को खर्चा करना होता है। तो यह सरकार पर भार होती है। तो यह जनसंख्या उन क्षेत्रों में अधिक पाई जाएगी जहां पर जीवन प्रत्याशा अधिक है और जन्म दर कम है। जैसे लगभग देशों के जो विश्व के जो विकसित देश हैं वहां पर बाल वर्ग की आयु जो जनसंख्या है कम पाई जाती है क्योंकि जन्म दर कम होती है और वहां पर जीवन प्रत्याशा अधिक होने के कारण, औसत उम्र अधिक होने के कारण वहां वृद्ध जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जबकि एक विकसित सबसे जिस देश में यह 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के लोग अधिक पाए जाते हैं वह देश आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से अधिक विकास करने के चांसेस रहते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में आयु लिंग संरचना या आयु लिंग पिरामिड और आयु संरचना से जुड़े हुए कुछ अन्य तत्वों के साथ, उनके अध्ययन के साथ।